तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र मेडिएवल हिस्ट्री का क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत का अंतिम टॉपिक लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जो आपका दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश होते हैं। पहला है गुलाम वंश, जिसको हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़े। सेकेंड है आपका खिलजी वंश। उसके बाद आता है थर्ड नंबर में आपका तुगलक वंश। फोर्थ नंबर में है आपका सैयद वंश और फिफ्थ नंबर में है आपका लोधी वंश। ठीक है, तो हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश भी पढ़ चुके हैं, तुगलक वंश पढ़ चुके हैं, हम लोग सैयद वंश भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। मतलब लोधी वंश से संबंधित जितने भी एमसीक्यू दिए हुए घटना चक्र में, इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इनका सब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं, आपको फिर से बता दूँ मैं इसका कि यहाँ पे केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लोधी वंश से संबंधित जितने भी एमसीक्यू दिए हुए घटना चक्र के बुक में। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से अफगान मूल के शासक कौन थे? वो देखिए, तो यहाँ बोला है कि क्वेश्चन नंबर ये यूपीपीसी से पूछा गया मेंस में 2016 में। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के शासक थे? तो खिलजी वंश के जितने भी शासक हैं, खिलजी तो खिलजी वंश से संबंधित है, तुगलक तो तुगलक वंश से संबंधित है, सैयद तो सैयद वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे लोधी वंश के जितने भी शासक थे वो आपके अफगान मूल से संबंधित थे। ठीक है ना, तो ये लोधी आ जाएंगे, है ना। तो लोधी वंश के जितने भी शासक हैं वो सभी अफगान मूल के निवासी थे। अफगान मूल यानी कि अफगानिस्तान के निवासी थे। अब देख लीजिए यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। तो दिल्ली सल्तनत में जो लोधी वंश है, तो लोधी वंश के जो शासक थे वो कहाँ के रहने वाले थे? अफगान मूल के निवासी थे। लोधी वंश का स्थापना कौन किया? तो बहलोल लोधी ने किया। कब किया? तो 1451 ईस्वी में किया। और इस वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। तो लोधी वंश का शासनकाल लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। फिर 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, तब फिर बाबर इसको हरा देता है, इब्राहिम लोधी को। उसके बाद फिर जो है वो लोधी वंश खत्म होकर फिर आपका मुगल काल स्टार्ट हो जाता है। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर जो है वो मुगल वंश की स्थापना करता है, हम सभी को पता है। ठीक है ना, तो 1451 से 1526 तक लोधी वंश चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये आपका आईएएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया था कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? यानी कि कौन शासक आया, कैसे कैसे रहा है सो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं कि लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी किया था। इसका पूरा नाम है बहलोल खान लोधी। उसके बाद आता है आपका सिकंदर, उसके बाद आता है आपका इब्राहिम लोधी सबसे लास्ट में होता है। सिकंदर शाह बीच में होता है, बहलोल लोधी इसका फाउंडर होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इसको समझ लीजिए। तो उपयुक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का कालानुक्रम निम्नलिखित है। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक बहलोल लोधी। उसके बाद सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक सिकंदर लोधी। उसके बाद तीसरा नंबर में इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1526 ईस्वी तक वो गद्दी पर रहता है। और 26 में युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसमें वो हार जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बहलोल लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 26। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका आईएएस में पूछा गया था 2000 में नहीं, मतलब कि 1999 में। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसको हटाइए। इसका केवल हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि जौनपुर को पहले सिराज ए हिंद कहा जाता था। बस यही लाइन को याद रखिएगा, सिराज ए हिंद जो है वो जौनपुर को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो एक महाराणा सांगा थे, और ये जो आपका महाराणा सांगा जो है वो इब्राहिम लोदी को हराते हैं किस युद्ध में? तो एक होता है आपका खतौली का युद्ध। तो 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध होता है। कब होता है? 1518 में। 1518 में इब्राहिम लोदी और महाराणा राणा सांगा के बीच में खतौली का युद्ध होता है, और इसमें इब्राहिम लोदी का हार होता है और राणा सांगा का इसमें जीत होता है ना। तो जीत होता है इसमें। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? अभी वर्तमान में जहां आगरा है ना, वहीं पे जो है एक शहर बसाया था किस शासक ने? तो हम सभी को पता है कि जो आपका सिकंदर लोदी है, वो सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना करता है। कब? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी जो है वो आगरा शहर का स्थापना करता है। सिंपल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहलोल लोदी तो इसका फाउंडर रहता है लोदी वंश का। सिकंदर लोदी बीच में शासक करता है, शासन करता है, शासक ये भी रहता है। उसके बाद इब्राहिम लोदी लास्ट आता है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ये सभी तुगलक डायनेस्टी से संबंधित हैं। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों के देखो शुरू से समझिए। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। और इसे अपनी राजधानी बनाया था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न भी किया था। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। कौन? तो सिकंदर लोदी के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? ये आपका दो बार पूछा गया क्वेश्चन। कब कब क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए। एक तो ये क्वेश्चन आपका 44वां बीपीएससी 2000 में पूछा गया था, और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1993 में पूछा गया था। फिर यही क्वेश्चन हल्का सा घुमाकर यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2011 में भी पूछा गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 में इतना लेटेस्ट पूछा गया है। फिर आपका देखिए इससे कितना क्वेश्चन बन रहा है, तो समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो हम सभी को पता है वो आपका सिकंदर लोदी को 1504 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपका सिकंदर लोदी ने किया था 1504 ईस्वी में। फिर देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ पीछे से पूछा था 2018 में, इतना लेटेस्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो हम सभी को पता है ये आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है वो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। साथ ही साथ जो है ये आपका कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था। साथ ही साथ ये नाप तोल करने के लिए एक पैमाना निकाला था जिसको बोलते हैं गज ए सिकंदरी। नापने के लिए गज ए सिकंदरी एक नया पैमाना आरंभ किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको पता हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये फिर पूछा गया है आगरा शहर किसने बसाया था? तो निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? ये देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011 में पूछा, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2004 में पूछा, यूपी यूडीएलडीए 2010 में पूछा था मेंस में, फिर आपका यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा। तो समझिए 4, 5, 10, 11 बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की? तो आगरा शहर को बसाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ये आपका तुगलक डायनेस्टी से संबंधित है। बलबन आपका गुलाम वंश से संबंधित है। बहलोल लोदी वंश का फाउंडर होता है, और सिकंदर लोदी इसी का शासक होता है। फिर इब्राहिम लोदी भी शासक होता है। आगे देखिए बहुत छोटा सा दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अन्न के ऊपर जो है टैक्स वगैरह को समाप्त कर दिया था किसने? तो निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन
अन्न के ऊपर जो कर लगता था, खाने पीने के ऊपर जो टैक्स लगता था, उसको समाप्त किया था। कौन था? तो वह था आपका सिकंदर लोदी। बाप रे बाप, सिकंदर लोदी बहुत ज़्यादा काम किया है। अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश से संबंधित है। गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, दोनों तुगलक डायनेस्टी से संबंधित है। सिकंदर लोदी जो है वो अन्न के ऊपर कर को समाप्त कर दिया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, ये इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया। तो सिकंदर लोदी जो है वो भूमि को मापने के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया। तो गज सिकंदरी का जो प्रयोग है वो शेरशाह भी करता है, वो अकबर भी करता है। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात कर क्या होता है? जो संपत्ति कर होता है उसी को जकात टैक्स कहा जाता था। तो सिकंदर लोदी जो है वो अनाज से जकात कर को समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा समृद्धि हो रहा था सल्तनत काल का। एक तरफ आपका अलाउद्दीन खिलजी है जो कि 50% यानी कि 1/2 जो है वो भाग मतलब कि उपज का ले रहा है टैक्स के रूप में। एक तरफ आपका मोहम्मद बिन तुगलक है जो कि दोआब वाले क्षेत्रों में 1/2 भाग यानी कि 50% टैक्स ले रहा है ये। और एक तरफ आपका सिकंदर लोदी है जो कि एकदम जो अनाजों के ऊपर जो जकात टैक्स लगता था उसको एकदम माफ़ कर दिया, लेबे नहीं करता था। तो सोचे तीनों में इन लोग में कितना अंतर था। इसलिए इसको इतिहासकार इसके शासनकाल को सल्तनत की समृद्धि का वर्णन बताते हैं कि इस समय सल्तनत काल का क्या हो रहा था? समृद्धि हो रहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? नीचे दिए गए कूट को सही बतलाना है। सबसे पहले आया आपका गुलाम वंश यानी कि 4, ये आंसर सही हो जाएगा। गुलाम वंश के बाद आता है आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आता है आपका सैयद वंश, सैयद वंश के बाद आता है आपका लोदी वंश। टाइम पीरियड देख लीजिए, गुलाम वंश का जो शासन टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1206 से 1290 तक। उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश का टाइम पीरियड है आपका 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश, और तुगलक वंश का भी टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको आपको बता दे रहे हैं। तुगलक वंश का जो है वो टाइम पीरियड वो 1320 से लेकर 1398 तक रहता है, 1320 से लेकर 1398 तक रहता है। उसके बाद आता है आपका सैयद वंश, सैयद वंश आपका 1414 से लेकर आपका 1451 तक रहता है। उसके बाद आता है आपका लोदी वंश जो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, इनमें कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? तो बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, सभी गुलाम वंश का शासक था। इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का शासक था, अंतिम शासक। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी और बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक जैसे महान शासकों ने शासन किया। जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था, इसने 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली के ऊपर वो शासन किया। ठीक है, तो ये आपका लोदी वंश से संबंधित MCQ जितना था वो बता दिया गया है। लोदी वंश से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था, वो आपका 10 से 12 को क्वेश्चन था, मात्र 10 से 12 को क्वेश्चन, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसका सब्जेक्टिव हम लोग अलग से जो पढ़ेंगे लूसेंट वाले बुक में, वहाँ से इसको कवर कीजिएगा। यहाँ पे केवल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं लूसेंट का, मतलब ये घटना चक्र का, ठीक है ना। अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। लोदी वंश तो आपका कंप्लीट हो ही गया है। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य की ओर मूव करते हैं और विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको फिर मैं बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य जो है यहाँ पे केवल हम लोग उसका एक ऑब्जेक्टिव, उसका MCQ सॉल्व करेंगे, इसका सब्जेक्टिव नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव। पहला नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना है वो दो भाइयों ने किया था, हरियर और बुक्का ने।
हरियर और बुक्का दो भाई हैं, ये दोनों भाई मिलकर विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। आगे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। तो विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है वो हरियर और बुक्का दोनों भाई मिलकर 1336 ईस्वी में करता है। उसके पिता संगम के नाम पर उसका वंश संगम वंश कहलाया। हरियर और बुक्का जो है वो कंपिली राज्य के मंत्री थे। तो हरियर और बुक्का दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इनके पिता का नाम संगम था, उसी के नाम पे ही इसको हम लोग संगम वंश भी कहते हैं। हरियर और जो बुक्का है वो काम्पिली राज्य के मंत्री हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये आपका MPPCS 2022 में पूछा है, इतना लेटेस्ट, कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हम सभी को पता है वो 1336 ईस्वी में किया गया था। फिर देखिए, ये आपका 67वां BPSC री एग्जाम 2022 से पूछा था, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो हरियर और बुक्का है, इतना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे। तो हरियर और बुक्का। ये आपका उत्तराखंड लोअर सब एग्जाम में पूछा गया था 2010 में। ये देखिए JPSC में पूछा गया है JPSC में पूछा गया था 2021 में। देखो, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। JPSC 2021 में भी पूछा गया है, JPSC 2024 में भी पूछा गया है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था JPSC में 5वां नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरियर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी। तो वो आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरियर और बुक्का जो है, दो गो भाई, वो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करता है। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शासक राजवंश संगम, सालू और तुलु किससे संबंधित है। तो संगम, सालू और तुलु जो है वो आपका विजयनगर से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और ये आपका छत्तीसगढ़ PCS 2023 में पूछा गया है, 2023 में। इसका आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़िए लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों में, जब हम लोग विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं, इसमें 4 गो राजवंश आता है विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करता है हरियर और बुक्का, दो भाई मिलकर 1336 ईस्वी में। इसको संगम काल भी कहते हैं क्योंकि उसके पिता का नाम संगम था। आगे देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य में 4 गो वंश आते हैं। पहला है सालू वंश, जो कि 1485 से 1505 तक चलता है। दूसरा है तुल्लु वंश, जो कि 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक चलता है। तीसरा है अराविडू वंश, जो कि 1570 से लेकर 1646 ईस्वी तक चलता है। ठीक है ना। तो इसने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, तो इसको आप याद रखिएगा। तो 300 वर्षों तक सालू वंश, तुल्लु वंश और अराविडू वंश लगभग शासन करते हैं विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के हरियर प्रथम तथा बुक्का प्रथम ने किया था। हरियर और बुक्का ही मान लीजिए ना, 1336 में किया था। तो विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, तुल्लु वंश और तालु वंश तीनों संबंधित थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि IAS में पूछा गया था 2015 में। इनमें से किसने कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व किया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो ये सब बात किया जा रहा है किसका। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी यानी कि तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा नदी के ही किनारे था विजयनगर साम्राज्य। इसका स्थापना हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। हरियर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की थी, जिसको हम लोग बोलते हैं विजयनगर। ठीक है ना। उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता यानी कि भगवान विरूपाक्ष की है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है। तो वो है आपका गंगा देवी। कौन है। तो गंगा देवी। इसके बारे में बताया जाता है, एक्सप्लेनेशन पढ़िए। 1352 और 1353 में
हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी थी। 1352 और 1353 में जो हरिहर प्रथम है वो मदुरा को जीतने के लिए 2 सेना भेजता है अलग अलग। एक कुमार सवल के नेतृत्व में भेजता है और दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में भेजता है। एक कुमार सवल के नेतृत्व में भेजा और एक कुमार कंपन के नेतृत्व में भेजा। कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर राज्य में मिला लेता है। 2 सेना भेजा था मदुरा को जीतने के लिए, एक आपका कुमार सवल के नेतृत्व में और एक आपका कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन जो है वो मदुरा को जीत लेता है और उसको विजयनगर में मिला देता है। उसकी पत्नी रहती है, यानी कि जो है कुमार कंपन अडियार पूरा नाम रहता है, इसकी पत्नी होती है गंगा देवी। तो उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। तो गंगा देवी जो होती है वो अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। तो जो बुक्का राय प्रथम जो है उसी का ही बेटा होता है कुमार कंपन अडियार, ठीक ना। और उसकी बहू रहती है एक तरह से गंगा देवी, है ना, और उसकी बीवी रहती है गंगा देवी और उसकी कुमार गंगा अडियार की बीवी रहती है गंगा देवी और हरिहर प्रथम की बहू रहती है गंगा देवी, यानी कि हरिहर प्रथम का बेटा है कुमार कंपन अडियार। सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए या करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये है हरिहर द्वितीय। हरिहर प्रथम भी है, हरिहर द्वितीय भी है। हरिहर द्वितीय जो है वो क्या किया था, वो बहमनियों से गोवा को जीता था, बहमनियों से गोवा को जीता था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। 1377 में बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। बुक्का प्रथम की मृत्यु हो गई, हरिहर प्रथम का बेटा कुमार कंपन अडियार और बुक्का प्रथम का बेटा हरिहर द्वितीय। तो बुक्का प्रथम का मृत्यु होने के बाद उसका बेटा हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की टाइटल यानी कि उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। एक है विजयनगर साम्राज्य, एक है बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का बहमनी साम्राज्य से क्लेश होता रहता था ना भाई। हम लोग अभी केवल विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े, बहमनी साम्राज्य के बारे में नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य का बहमनी साम्राज्य से क्लेश होता रहता था। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। तो जो आपका हरिहर द्वितीय है, जो बुक्का प्रथम का बेटा था, वो बहमनी साम्राज्य से तो इसका क्लेश चल ही रहा था। विजयनगर साम्राज्य का, बहमनी साम्राज्य का, दोनों में आपस में क्लेश चल रहा था। विजयनगर साम्राज्य का जो था बुक्का प्रथम, उसका बेटा था हरिहर द्वितीय, अपने पिताजी के मृत्यु के बाद आता है। जब ये क्लेश हो रहा था तब ये बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा को जीत लेता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आपका IAS में पूछा गया था 2023 में। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया? तो ये सब कांड कौन किया था? देवराय प्रथम। सिंपल से याद रखिएगा कि देवराय प्रथम जो है एक बांध का निर्माण करता है तुंगभद्रा नदी पे ही। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी को सबसे बड़े शहरों में से एक बनाने का श्रेय देवराय प्रथम को जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य को राजधानी का सबसे बड़ा शहर बनाने का श्रेय देवराय प्रथम को जाता है। उन्होंने लगभग 1410 ईस्वी के आसपास में तुंगभद्रा नदी पर एगो बांध का निर्माण करवाया
और तुंगभद्रा नदी से राजधानी तक 24 किलोमीटर लंबा एक नहर एवं कुलिया का निर्माण किया। तो ये बांध भी बनवाया, नहर भी बनवाया, कौन? तो आपका देवराय प्रथम ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। ये आपका IAS 2004 में पूछा गया था और ये आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बस केवल यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। तो सालू वंश का स्थापना कौन किया? तो चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने किया, संगम वंश की अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर। फिर देखिए, वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इमाड़ी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक था, इसको पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। तो तुलु वंश का नींव कौन डाला? तो नरसिंह ने डाला। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज यानी कि उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय 1509 से 1529 में सिंहासनासीन हुए, यानी कि गद्दी पे बैठा। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युत देव राय हुआ, जो कि 1529 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, तुलु वंश का स्थापना किसने किया, संगम वंश का स्थापना किसने किया, ये सब याद रखिएगा। तो तुलु वंश का, सालू वंश का और संगम वंश तीनों का स्थापना कौन कौन करता है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो हम सभी को पता है, कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच में गोलकुंडा का युद्ध होता है। ठीक है ना? इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच में गोलकुंडा का युद्ध होता है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश चल रहा था, जिसका स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था और कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच में ही गोलकुंडा का युद्ध होता है। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले को जीत लिया। इसके पश्चात विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच में कुतुब शाही वंश तो कौन चलाया था? कुली कुतुब शाह। तो कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही यानी कि वही कुली कुतुब शाह हार गया गोलकुंडा के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? मतलब 8 गो दिग्गज थे। कौन थे वो सभी? वो सभी 8 तेलुगु कवि थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, उसको हम लोग 8 तेलुगु कवि कहते हैं। इसको पढ़ लीजिए। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। तो जब कृष्णदेव राय का शासनकाल चल रहा था ना, तो उसको विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, वो उसको सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, मनुसंभव ये है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना आमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी।
आगे देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो कि आपका जेपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2013 में। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज कहा जाता है, इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। तो कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो ये कृष्णदेव राय से संबंधित है। अष्टदिग्गज कहने का मतलब 8 गो तेलुगु मतलब विद्वान। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था कृष्णदेव राय के समय। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय जो है वो आपका नागलपुर शहर का स्थापना करता है। नागलपुर शहर का स्थापना करता है किसने? तो कृष्णदेव राय ने नागलपुर शहर का स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, ये आपका 68वां बीपीएससी 2022 में पूछा गया था कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? तो वो है आपका कृष्णदेव राय। इसके बारे में देखिए एक्सप्लेनेशन। कृष्णदेव राय जो कि 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था। इसे विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागा मंबा के नाम पर नागामंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागालपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में है। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है, यहाँ पे एक जिला है तिरुपति। उस तिरुपति जिला में अभी वर्तमान में एक जगह है नागालपुरम, जिसको पहले नागामंबपुरम कहा जाता था, जो कि कृष्णदेव राय अपनी माता नागा मंबा के नाम पे उस शहर का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन भी दिया हुआ, कारण भी दिया हुआ है। यह आपका राजस्थान पीसीएस 2021 में पूछा गया था। इसका हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता है, वो सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय समय एक उत्कृष्ट कवि भी थे। उनकी प्रमुख रचना है आमुक्त्य माल्यद, ये उनकी प्रमुख रचना है, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी। उनके दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख अलसानी पेड्डन्ना नामक राजकवि सुशोभित किया करते थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता थे। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? स्वारोचित मनुसंभवम, स्वारोचिस मनुसंभवम। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य का जो हजारा मंदिर है वो कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में ही निर्मित हुआ था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका राजस्थान पीसीएस 2023 में पूछा गया है। तो राजस्थान पीसीएस में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। क्वेश्चन क्या है कि कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई है? तो आंध्र कविता पितामह की उपाधि अल्लासी पेड्डन्ना को दी गई है। किसको? अल्लासी पेड्डन्ना को दी गई है। और हम लोग जानते हैं कि अल्लासी पेड्डन्ना का ही एक प्रमुख रचना है स्वारोचिस मनुसंभवम, ठीक है ना। तो कृष्णदेव राय के द्वारा अल्लासी पेड्डन्ना को आंध्र कविता पितामह या फिर आंध्र पितामह की उपाधि दी गई है। ये संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी प्रमुख रचना स्वारोचिस मनुसंभवम है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। आप ये एक पॉइंट जान लीजिए कि विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, एक आया था निकोलो कोंटी, वो इटली का था।
वो 1420 में आया था और वो शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। एक था अब्दुल रज्जाक, नॉट अब्दुल नहीं, अब्दुल रज्जाक, ये फारस देश से आया था, 1442 में आया था और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये आया था, इसको याद रख लीजिएगा। कैसे कैसे याद करना है देखिए, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था और कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक आपका डोमिंग पायस आया था और कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आपका बारबोसा भी आया था। ये लूसेंट में दिया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा, लूसेंट में ये सब चीज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ये आपका 60 और 62वां बीपीएससी दोनों में पूछा गया 2016 में। तो ये आपका अब्दुल रज्जाक जो है वो आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी आया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में आपका डोमिंग पायस आया और बारबोसा आया। निकोलो कोंटी कौन था? तो निकोलो कोंटी कौन था? एक आपका विदेशी यात्री था। वो कहाँ का रहने वाला था निकोलो कोंटी? तो वो इटली का था, तो इटली का एक यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। एमपीपी से 2016 में पूछा गया है। इसका एक्सपेंशन देख लीजिए, निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्रि आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण भी दिया था। निकोलो कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास है। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि ये आपका आईएएस में पूछा गया था 2021 में कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? नूनीज जो कि पुर्तगाली था, यात्री था, जो कि 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में आया था। तो नूनीज जो है वो अच्युत राय के शासनकाल में आया था। ये पुर्तगाली ही था और ये 1535 में आया था। ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है ना। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो महिलाएं जो है वो कुश्ती भी करती थी, ज्योतिष शास्त्र में भी थी, भविष्यवाणी भी करती थी, लेखाकरण भी करती थी, सब काम करती थी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनीज विजयनगर के शासक अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत में आया था। ये पुर्तगाल का रहने वाला था और ये 1535 ईस्वी में भारत आया था। वह कुछ समय तक अच्युत देव राय के दरबार में भी रहा था। नूनीज घोड़े का व्यापारी था। नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में जो भी महिलाएं थी वो कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता और संगीत एवं नृत्य में निपुण थी। राजप्रसाद यानी कि किले में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा अपने साथ युद्ध क्षेत्र में भी ले जाते थे, तो युद्ध के लिए भी ले जाता था। तो जो आपका नूनीज है वो पुर्तगाल का था, 1535 में अच्युत राय के शासनकाल में आया था और ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ कुछ बात कह कर गया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो महाभारत का तेलुगु अनुवाद के लिए कौन विख्यात है? तो आपका नन्नय्य और आपका टिक्कन दोनों है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नय्य ने प्रारंभ किया था। महाभारत का तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नय्य ने प्रारंभ किया था, जिसे टिक्कन और येरियन के द्वारा पूरा किया गया था। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्तय के रूप में विख्यात हुए। समझिए, महाभारत का तेलुगु में अनुवाद स्टार्ट किया नन्नय्य और उसको आगे बढ़ाया टिक्कन और आगे बढ़ाया येरन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था किसके द्वारा? तो विजयनगर राजाओं के द्वारा तो वैदिक ग्रंथों का जो भाष्यकार है उनको सायन का आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं के द्वारा। इसका एक्सपेंशन देख लीजिए। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार
सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। तो वैदिक ग्रंथों का भाष्य के ऊपर भाष्यकार लिखा करते थे कौन? सायन, और उसको विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला हुआ था। हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से जो है प्रेरणा मिली थी। याद रख लीजिएगा कि वेदों का भाष्यकार सायन थे, जिसको विजयनगर राजाओं के द्वारा आश्रय दिया गया था, सुरक्षा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो आपका विजयनगर काल में ये सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। निम्नलिखित या निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो 500 वर्ष किसके गुजर गए हैं? तो आपके कृष्णदेव राय के राज्यारोहण। इतना घुमा के क्वेश्चन पूछा था, इनका टाइम पीरियड निकालते हैं और अभी वर्तमान में निकालते हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये 2008 में पूछा गया था। तो इसके अनुसार से देखिए, कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था और उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया था। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक है। कौन? कृष्णदेव राय। हरिहर प्रथम 1326 से लेकर 1356 ईस्वी तक बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से लेकर 1120 ईस्वी तक चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपुत्र था। प्रश्न अनुसार वर्ष 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के 500 वर्ष पूरे हुए थे। ठीक है ना? ये क्वेश्चन गलत है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में तो हम लोग जानते हैं कि आपका पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ था, वो ये नहीं होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध आपका ये भी नहीं हुआ था। तालीकोटा का प्रथम युद्ध तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1565 में हुआ था। 1565 में। और ये आपका MPPCS प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया था। इसको देख लीजिए। 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं हुआ था। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर सब शामिल था तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में, केवल इसमें बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु इस युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच में था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में था। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? और ये आपका 66वां BPSC एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तालीकोटा का युद्ध। किसका? तो तालीकोटा का युद्ध। ठीक ना? इसको कोई भी देख के बना देता। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच में? तो हम लोग जानते हैं ये आपका विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। इसमें केवल बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। इसमें विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में ये लड़ा था। तो एक तरफ विजयनगर और बीजापुर था और एक तरफ आपका अहमदनगर, गोलकुंडा सब शामिल था, इसमें संयुक्त सेना था। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो एक वोडियार राजा है, वो मैसूर राज्य का स्थापना करता है। उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन होता है? तो वेंकट द्वितीय होता है। तो अराविडु वंश की स्थापना 1570 में होती है। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में होती है।
अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी श्रीरंग प्रथम हुआ। श्रीरंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम शासक था। वेंकट द्वितीय राजा ओडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। तो मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो वो आपका राजा ओडियार के द्वारा किया गया था। और उस समय 1612 ईस्वी में आपका वेंकट द्वितीय जो है वो विजयनगर का राजा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वो आपका भू राजस्व था। एक्सप्लेनेशन पढ़िए। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। विजयनगर के शासक कृष्ण देव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है। पहला ऑप्शन है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत की गई थी और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो कौन सही है? तो हमको लगता है केवल 2 सही है। नहीं, 1 और 2 दोनों सही है। यह आपका आईएएस से पूछा गया था 2016 में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 98 नामक एक अलग विभाग बनाया गया था। भू राजस्व का निर्धारण भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहला था सिंचित भूमि, दूसरा है शुष्क भूमि, तीसरा है उद्यान भूमि, चौथा है वन भूमि। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज का 1/3 अंश से लेकर 1/6 अंश तक हुआ करता था। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। ये आपका यूपी पीसीएस मेंस 2007 में पूछा, यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा, सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है कौन सा खंडहर? तो वो आपका हम्पी खंडहर जो था वो पहले विजयनगर का राजधानी हुआ करता था। हम्पी के खंडहर वर्तमान में ये कर्नाटक में स्थित है। ये विजयनगर साम्राज्य का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था। कौन? हम्पी। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पे स्थित है, हम्पी में ही। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम सभी को वो मिलता है हम्पी में, और हम्पी पहले राजधानी भी हुआ करता था। और ये आपका 63वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देख लीजिए क्वेश्चन जीपीएससी प्रीलिम्स 2023 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका एग्जाम हुआ था 17 मार्च 2024 को। इस एग्जाम को हम भी दिए थे। क्वेश्चन था कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? वो आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर ही स्थित था। ये क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। ठीक है। आप देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा और बचा हुआ है, 5 मिनट और लगेगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कौन था? तो हम्पी था। वो विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा जा रहा है, हम्पी था और वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने मिलकर किया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? जीत का शहर। यूनेस्को ने हम्पी के स्मारकों के समूह को वर्ष 1986 में अपने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो वो था आपका
बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम जो है वो विजयनगर साम्राज्य का राजा था। वो चीन के राजा के पास अपना एक दूत भेजता है, राजदूत। इसका एक्सपेंशन देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। इस साहसिक कार्य में हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम 1365 से 1356 से 1377 ईस्वी तक रहता है। तो बुक्का प्रथम जो है वो 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना एक दूतमंडल भेजता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। छत्तीसगढ़ पीछे 2019 में पूछा गया है। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। वे कोंडावीडू के रेड्डी शासक कोडा कोमती वेमा रेड्डी के संरक्षण में भी थे। श्री श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति है। किनका? श्रीनाथ का। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसको हटाई है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना बना था? मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट कल्याण मंडप मंदिर बना था किसके शासनकाल में? वो आपका विजयनगर के शासनकाल में बना था। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान रहा है। विजयनगर साम्राज्य में कई सारे मंदिर बने हैं, जिनमें से एक फेमस मंदिर है कल्याण मंडप। धार्मिक उत्सवों के समय देवी देवता की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें देव विवाहों का आयोजन किया जाता था। इसमें शादी ब्याह का आयोजन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर किसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते थे? ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हम्पी में था। इसका एक्सपेंशन पढ़ लीजिए। विठल मंदिर, विजय विठल मंदिर भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी शासक कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय जो है वो तुलु वंश के शासक थे और कृष्णदेव राय ने ही विठल मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते थे और इस मंदिर का निर्माण हम्पी में किया गया था। और इसमें बताया गया 56 को स्तंभ मतलब पिलर बनाया गया था जहाँ से संगीत निकलता था। और ये विठल मंदिर जो है वो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। ये तुलु वंश का शासक था। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो वह है आपका यक्षगान। और ये आपका उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2021 में। तो इसको पढ़ लीजिए आप एक्सप्लेनेशन, फिर हम लोग आज के क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्यतः राज्य के तटीय जिलों में लोकप्रिय है। राज्य के जितने भी तटीय जिले थे, कोस्टल एरिया, वहाँ पे लोकप्रिय है यक्षगान नृत्य। इसकी विषय वस्तु पौराणिक धार्मिक कथाएं हैं। इसका जो विषय वस्तु कैसा है? पौराणिक धार्मिक कथाएं ही हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में आपको समझना होगा। तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको पूरी तरीके से बता दिया गया है। विजयनगर साम्राज्य से 2021 में, विजयनगर साम्राज्य से 2024 में, विजयनगर साम्राज्य से 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको सारा पॉइंट बता दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर बहमनी साम्राज्य के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसके बारे में आगे करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।